बैक। अच्छा हम यहाँ पे थे कि किन एक्टिविटीज पे फोकस करना है। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि यार कौन सी एक्टिविटीज पे रिस्क ज्यादा है। ये बेसिकली मैंने आपको उस दिन बताया था कि जहां पे भी जो मेरे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है या पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। इसका क्या मतलब है? ये मेरे पास एक एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी तब स्टार्ट हो सकती है लेट्स से जब पीछे 3 एक्टिविटीज तीनों की तीनों कंप्लीट होंगी, तो मैं कहूंगा कि आगे मैं काम शुरू कर सकता हूँ। अब ये जो तीनों में से कोई एक एक्टिविटी भी लेट हुई तो ऑब्वियसली ये एक्टिविटी और इससे आगे निकलने वाली जितनी एक्टिविटीज सब लेट हो जाएंगी। ये वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं या 3-4 एक्टिविटीज कन्वर्ज हो रही हैं और देयर इज अ रिस्क एक भी अगर एक्टिविटी हुई तो जाहिर है मेरे आगे सारी चीजें इफेक्ट हो जाएंगी। और इसी तरह पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस पे भी लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मेरी ये एक एक्टिविटी है और इससे आगे मल्टीपल एक्टिविटीज निकल रही हैं, अगर ये अकेली एक्टिविटी लेट होगी ना तो आगे वाली सारी इफेक्ट होंगी। तो ये मेरे पास हाई रिस्क एरियाज होते हैं नेटवर्क डायग्राम पे, जहाँ पे कन्वर्जेंस होती है, जहाँ पे डाइवर्जेंस होती है। और फिर ये हमें ये हेल्प करता है कि यार जो एक एक्टिविटी डिले हो रही है, एक एक्टिविटी है लेट्स से वो 5 दिन लेट हो गई है, तो क्या मुझे उसको फौरन उसके पीछे भागना चाहिए, मुझे उस पर रिसोर्सेज लगा देने चाहिए या खैर है? ये जो खैर है ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं ये देखूंगा कि यार उसमें फ्लोट अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो फ्लोट है तो मैं कहता हूँ ठीक है यार अभी मार्जिन है हमारे पास, थोड़ा सा लेट भी हो गया खैर है, बट दूसरी एक्टिविटीज को हमने फोकस में रखना है। अच्छा जी, अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो नेटवर्क डायग्राम के बारे में और नेटवर्क डायग्राम को देखना है। ऑब्वियसली ये नेटवर्क डायग्राम बनानी पड़ेगी और ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। इट्स ऑलवेज गुड कि आप इसको एक दफा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये आपके रीटा की बुक में भी है, बट मैं ये चाहूंगा कि आप इसको जरूर खुद से करें। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन अगर मैंने अभी आपको टाइम दिया तो इट विल टेक टाइम। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे इसको फास्ट फॉरवर्ड करके चला दूं। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको कल समझ नहीं आता तो ये एक्सरसाइजेज में अगर कोई क्यूरी हो तो यू मे आस्क मी, मैं आपको इंशाल्लाह वहां पे रिजॉल्व करा दूंगा ये सारा काम। अच्छा जी, एक और चीज मुझे, हाँ ये आपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं, अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर हैं, मतलब वो ट्रिक्स है। पढ़ा मैंने आपको सारा दिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको देखने हैं। अच्छा एक दो पॉइंट्स और हैं वो एनालिसिस से रिलेटेड है, वो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। अच्छा चलें, ये क्वेश्चंस कुछ बताइए अभी जो मैंने पूछा है, अभी तक आपको पढ़ाया उसको सामने रखते हुए। व्हाट डू यू थिंक, कैन देयर बी मोर देन वन क्रिटिकल पाथ? यस और नो? अगर दो की सेम ड्यूरेशन है तो सेम ड्यूरेशन है, 2 3 4 5 मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है जी, सो क्रिटिकल पाथ लाजमी नहीं है एक हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, डू यू वांट टू हैव मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स? इज इट गुड और बैड? नहीं सर। नहीं, बैड क्यों है? बैड। क्यों बैड है? ज्यादा चीजें मैनेज करनी पड़ती मुझे हैं। ज्यादा चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ, मैं हर तरफ भाग रहा हूँ कि यार सारी चीजें, कोई एक भी लेट हुआ तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है जी, सो इट्स इंपॉर्टेंट। ओके देन, क्रिटिकल पाथ चेंज हो सकता है। यस यस, हो और सकता है ये, लेकिन हाँ बोलिए फातिमा। चेंज रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। नहीं, खुद भी तो हो सकता है ना। यू राइट, यू राइट, नहीं हाँ खुद बिल्कुल हो सकता है। खुद भी हो सकता है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जिनकी नेटवर्क डायग्राम की, जिनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है और जिन्होंने किया हुआ, लेट्स से मैं एक बात करता हूँ। अभी वही 5 डेज वाली एग्जांपल है और समझो दो ही बात है, ये 5 ये 5 और ये 5 है। ठीक है, सो 5 + 5 10 डेज, और फिर ये वाली एक्टिविटी भी कंप्लीट करेंगे हम। एक पाथ बनता है मेरा 15 वाला, 5 + 5 + 5 15 डेज, और यहाँ पे 5 + 5 + 5 और इज इक्वल टू 20 डेज। अब क्रिटिकल पाथ ये वाला है, इस वाले पाथ में मेरे पास 5 डेज का मार्जिन है, लेकिन अगर ये एक्टिविटी 5 डेज से ज्यादा लेट हो जाए, लाइक 6 डेज हो जाए, लेट हो, 5 डेज लगने थे बट 10 डेज लगे, और 10 डेज के बाद एक दिन और ऊपर लगा, 11 दिन लग गए, तो अब क्या होगा? अब मेरे पास ये 5 + 5 + 11 डेज जो लेट हुए, 11 डेज वो वाले, तो ये 21 डेज बन जाएंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला मेरे पास क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, एंड दिस इज डेंजरस। आपने अपना पूरे का पूरा फ्लोट जाया कर दिया और आपने एक नया क्रिटिकल पाथ बना लिया अपने लिए। सो कैन देयर बी नेगेटिव फ्लोट?
यस होना नहीं Yes, चाहिए लेकिन हो होना सकता है। नहीं चाहिए, बट इट कैन बी, यू नो, काम बिहाइंड द स्केड्यूल है। अच्छा, हाउ मच फ्लोट डज द क्रिटिकल पाथ हैव? हमने आइडियली बताया कि आइडियली तो 0 है, जीरो जीरो लेकिन इसको मैं कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकली 0 है, बस ये आपने याद रखना है। लेकिन होता यह है कि बाज दफा एक एक्टिविटी आप वक्त से पहले कर लेते हो, वक्त से भी पहले कर लेते हो, वहां पे आपका फ्लोट 0 से बढ़ जाता है अचानक। ठीक है, मसलन ये जो 5-5 वाला एग्जांपल है, अब 5-5 चलो 3 एक्टिविटीज कर लेते हैं और क्रिटिकल बात है, तो व्हाट इफ अगर मैं एक्टिविटी 3 दिन में कर लूं? अब थ्योरेटिकली तो 0 फ्लोट था, लेकिन मैंने जल्दी अगर कर लूं ना, तो मेरा यहाँ पे 2 दिन का फ्लोट जनरेट हो जाता है एक्स्ट्रा, राइट? सो थ्योरेटिकली क्रिटिकल पाथ पे 0 फ्लोट ही होता है, लेकिन अगर उस क्रिटिकल पाथ पे किसी ने कुछ अच्छा कर दिया या हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव रिस्क अकर कर गया, समथिंग फेवरेबल मे हैपन देयर, उसकी वजह से हमारी चीज आगे पीछे हो सकती है और जो फ्लोट जो है वो 0 से बढ़ सकता है। नाउ डज द नेटवर्क डायग्राम चेंज व्हेन द एंड डेट चेंजेस? नाउ दिस इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और तरह से पूछना जाना चाहिए मे बी, लेकिन बुक के अंदर लिखा हुआ है, सो आई जस्ट वांटेड कि आपको एक दफा एक्सप्लेन कर दूं। भाई, नेटवर्क डायग्राम खुद ब खुद मैजिक से चेंज नहीं हो जाती ऑब्वियसली, अगर कोई एंड डेट चेंज कर दे तो नहीं हो जाती, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो जरूर देखना चाहेगा कि यार जो कंप्रेशन की ऑप्शन है, जैसे फास्ट, ये हम पढ़ेंगे आज आज अगर टाइम हो इंशाल्लाह, फास्ट ट्रैकिंग और क्रैशिंग करके क्या इज इट पॉसिबल कि जो न्यू डेट है वो हम अचीव कर सके? फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे कहा था कि आपने 18 मंथ्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और अब वो कह रहे हैं कि 15 मंथ्स में चेंज करें, तो क्या क्रिटिकल पाथ खुद से चेंज हो जाएगा? ये नेटवर्क डायग्राम खुद ही चेंज हो जाएगी? खुद तो नहीं होगी, हमें ऑप्शंस देखनी पड़ेगी कि यार इज देयर एनी वे कि मैं कोई कंप्रेशन करके नॉन क्रिटिकल पाथ पे जो रिसोर्सेज लगी हुई हैं उनको उठा के क्रिटिकल पाथ पे लगा दूं, ताकि क्रिटिकल पाथ पीछे आ जाए और किसी तरह ये 18 वीक्स की बजाय 15 वीक्स में हो जाए। खुद से नहीं होगा, बट यस, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे जब नया टारगेट मिलेगा मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि भाई इज इट पॉसिबल कि मैं इस गिवन मार्जिन में कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं अभी जो थोड़ी देर में हम टेक्निक्स पढ़ेंगे फास्ट ट्रैकिंग की और क्रैशिंग की, वो मैं अप्लाई करके किसी तरह अपने स्केड्यूल को पीछे लाने की कोशिश करूंगा इफ पॉसिबल। नहीं होता तो जाहिर है फिर मैं उसको खड़ा हो जाऊंगा और बता दूंगा कि भाई ये नहीं हो सकता। वुड यू लीव द प्रोजेक्ट विद नेगेटिव फ्लोट? ऑब्वियसली नो। नेगेटिव फ्लोट का मतलब है बिहाइंड द स्केड्यूल जा रहा हूँ, और मैं ये जरूरी चाहूंगा कि 0 फ्लोट हो या पॉजिटिव फ्लोट हो, तो मैं अपने स्केड्यूल को कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा। मैं वो रास्ते ढूंढूंगा, वेज ढूंढूंगा यार किस तरह मैं अपना स्केड्यूल कंप्रेस कर सकता हूँ, और ये एनालिसिस हम करेंगे इंशाल्लाह, मतलब एक्सरसाइज के अंदर एक नेटवर्क डायग्राम दिखा के उसके ऊपर हम बात करेंगे कि यार आपके ख्याल में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, पीछे लाऊंगा, तो उससे मेरा ओवरऑल स्केड्यूल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। तो विल टॉक अबाउट दैट थिंग गाइस। अच्छा, सो एग्जाम के अंदर कुछ टिप्स हैं, मैं ऑलरेडी कुछ बातें तो बता चुका हूँ। व्हेन यू मैन्युअली क्रिएट अ नेटवर्क डायग्राम व्हाइल टेकिंग द एग्जाम, लेबल इट विद द क्वेश्चन नंबर इन केस यू वांट टू गो बैक टू। अच्छा, बाज दफा होता ये है, और ये एक्सरसाइज जो आप करोगे, जिसका मैंने आपको कहा कि आपने लाजमी कल करनी है, उन एक्सरसाइज में देखेगा वो कहता है कि यार एक क्वेश्चन आपको देता है, उसके अंदर आपको कहता है नेटवर्क डायग्राम बनाओ, और नेटवर्क डायग्राम आप बनाते हो और वो कहता है जी क्रिटिकल पाथ कितना है, और आपने आंसर दे दिया। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और आते हैं, और उसके बाद कहता है कि वो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें आपने जो नेटवर्क डायग्राम बनाई थी उसके अंदर अगर एक्टिविटी बी जो है वो 3 दिन की बजाय अब 6 दिन लेती है, तो अब बताएं क्रिटिकल पाथ कितना होगा? तो आपने जो रफ पेज है उस रफ पेज पे ऑब्वियसली क्रिटिकल नेटवर्क डायग्राम एक बनाई होगी। आप ये, और एक और क्वेश्चन है उस पर एक और नेटवर्क डायग्राम आई थी, तो आप ये किस नेटवर्क डायग्राम की बात बना रहे हैं कि आप वापस जाके पलट के देखोगे, सोचोगे? इट्स बेटर कि यार मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पे लिख लूँ, ताकि अगर मुझे रेफर बैक करना पड़े तो मैं आराम से ही कर लूँ। इरेज करने की जरूरत नहीं है, इसके पास अपने पास इसको रखना है, सो दैट आप, ऐसा होता नहीं है, मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा नहीं है, बट सिंस बुक सेज, तो अगर ये कोई रेयर पॉसिबिलिटी भी है, आई वुड लाइक कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। ये एग्जाम की सिर्फ टेक्निक है, अदरवाइज तो जरा आप दोबारा बेशक जितनी दफा मर्जी ड्रॉ कर लें। नाउ इट इज इजी टू मिस पाथ्स। हाँ, दूसरा नेटवर्क डायग्राम के अंदर ना ये बड़ा एक मसला है, वो क्या है कि हम ना मल्टीपल पाथ्स होते हैं और हम एक आधा पाथ मिस कर सकते हैं, और ऐसा ना हो कि वही क्रिटिकल पाथ। इसलिए थोड़ा सा आपने ना क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन करने से पहले ये देख लेना है कि यार कितने राउट्स इसके अंदर पॉसिबल बनते हैं।
बड़ी तसल्ली से आपने देखने हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा वो इस तरह क्रॉस इधर से इधर आ रहे होते हैं, इधर से इधर जा रहे होते हैं, तो कुछ रूट्स मिस हो जाते हैं, तो आपने ये लाजमी देखना है। ये 2 एहतियातें लाजमी कीजिएगा एग्जाम के अंदर। अच्छा जी, सो अगर आप देखें तो हमने जो डेवलप स्केजुअल की टूल्स एंड टेक्निक्स देखी हैं, उसके अंदर जो मेन टूल एंड टेक्निक थी वो थी स्केजुअल नेटवर्क का एनालिसिस। वो जो हमने नेटवर्क बनाया हुआ स्केजुअल का, उसका एनालिसिस, और उस एनालिसिस में पहली चीज हमने एनालिसिस के अंदर क्रिटिकल पाथ की या क्रिटिकल पाथ मेथड यूज किया, और इससे हमें 3-4 चीजें बताई। नंबर 1 क्रिटिकल पाथ कितना होता है, नंबर 2 एक्टिविटीज का अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश कितना होता है, नंबर 3 उसने मुझे बताया कि फ्लोट्स कितने होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस एनालिसिस का, नेटवर्क डायग्राम का जो एनालिसिस किया थ्रू क्रिटिकल पाथ मेथड, हमें ये मिल गया। उसके बाद आगे है स्केजुअल कंप्रेशन, जिसकी मैं अभी बात कर था, हाउ टू कंप्रेस द स्केजुअल। इसकी 2 टेक्निक्स है, और अब हम वो 2 टेक्निक्स पढ़ेंगे। वो क्या है? मेरे पास पहली बात तो ये कि प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स, मैं इसकी बड़ी दफा बात कर चुका हूं, अगर आपका प्रोजेक्ट के अंदर अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम दिया हुआ है, तो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर ही मसला होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर मतलब क्या क्या मसला आ सकता है कि जब मैनेजमेंट या कस्टमर आपको एक ऐसी कंप्लीशन डेट दे दे विच कैन नॉट बी मेट, या फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मतलब प्लान तो आपका ठीक था, प्लानिंग वाइज तो आपको लग रहा था पेपर पे ठीक होगा, लेकिन एग्जीक्यूटिंग के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर को एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो लेट हो गया, और या उसे एक टारगेट ऐसा दे दिया कि अब आप जल्दी काम खत्म करें। ये दोनों सूरतों के अंदर प्रोजेक्ट का जो टाइम फ्रेम है या जो स्केड्यूल है, इट मे गो अनरियलिस्टिक। आपको लगेगा कि शायद अब ये गिवन टाइम के अंदर मैं नहीं कर सकता। पहली दफा जब आप अपना प्लानिंग, ये मैंने आपको कल बताया था, पहली दफा आप अपना प्लानिंग स्केड्यूल, ये जो प्लानिंग सॉरी स्केड्यूल बनाते हो, उसके अंदर आप इनिशियली कुछ भी नहीं करते हो, आप सिंपली एक नेटवर्क डायग्राम बना के ड्यूरेशन लगा के डिपेंडेंसी बेस पे आप कहते हो कि यार कितना ड्यूरेशन आया, और ये मैं आपको कल बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ यार, 450 डेज से लेट से 500 डेज आया। और फिर हम देखें कि यार हमें टारगेट तो कहा हुआ था उन्होंने 420 से लेकर 430 डेज का, नाउ व्हाट टू डू। तो फिर हम डिफरेंट चीजें करते हैं, रिस्क के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो एक मेथड हम यूज करते हैं या एक चीज हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं स्केजुअल कंप्रेशन। किसी तरह हम अपने स्केजुअल को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और इस चीज के लिए, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स मेनली यूज होते हैं। अच्छा, एक और बात कि अगर लेट्स से आपको लगता है कि वो सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करके भी, सारी अपनी ट्राइज करके, रिस्क वाला करके फिर भी नहीं होता, तो फिर इट इज ड्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर के वो खड़ा और कहता है कि सर ये पॉसिबल नहीं है, और मैम ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज की जो स्केजुअल कंप्रेशन है, वो फ्लोट को यूटिलाइज करके हम करते हैं। हमारे पास जब कुछ मार्जिन होते हैं, किसी एक एक्टिविटी पे एक फ्लोट अवेलेबल है, तो मैं वहां से कुछ रिसोर्सेज निकाल के और मैं उस जगह पे लगाऊंगा जो मेरे पास, वो उस एक्टिविटी पे लगाऊंगा जो क्रिटिकल पाथ के ऊपर है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्केड्यूल कंप्रेशन प्रोजेक्ट मैनेजर को एक चीज में हेल्प करता है, ये देखने में कि यार अगर मैं ये कंप्रेशन अप्लाई कर लूँ, तो फिर इज इट पॉसिबल कि अब वो जो एंड डेट है मैं उसके अंदर मीट कर सकता हूँ। अगर नहीं है तो ज़ाहिर है उसको चेंज रिक्वेस्ट या दूसरी रिक्वेस्ट उसे बताना पड़ेगा कि सर ये गिवन उसके अंदर नहीं है, हमें आगे कर दें। अच्छा, ये तो है इनिशियल प्लानिंग, लेकिन अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद ऐसा कुछ हो, तो फिर ज़ाहिर है हमें चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है, और वो परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के थ्रू हम करते हैं। आखिरी बात, the objective of this technique is to manage the schedule without changing the schedule baseline. This is not always possible, but we try. Schedule compression का मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई मैं किसी तरह अपनी स्केड्यूल बेसलाइन इंटैक्ट रखूं, किसी तरह मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा स्केड्यूल जो है ओवरऑल वो मीट कर जाए। लेट्स से अब वही 5 डेज वाला एग्जांपल, ये वाली एक्टिविटी है जो लेट हो रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं, इसको कैसे स्केड्यूल को कंप्रेस करूं, इस एक्टिविटी को या इसके बाद होने वाली किसी भी एक्टिविटी को क्या मैं चेंजेस करूं कि मेरे पास ये जो गिवन 20 डेज का लेट्स से डेडलाइन है वो मीट हो जाए। अब 2 पॉसिबल ऑप्शंस की हम फिलहाल बात करते हैं, वो क्या है। एक ऑप्शन ये है
कि मैं इस एक्टिविटी पे या इस एक्टिविटी पे या इस एक्टिविटी पे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगा दूं, 4 की बजाय 6 बंदे लगा दूं एक बार, या सॉफ्टवेयर यूज कर लूं मैनुअल की जगह, या मशीनरी लगा दूं उसकी जगह। तो एक चीज ये कि एडिशनल रिसोर्सेज लगा दूं या एडवांस्ड हाईली क्वालिफाइड रिसोर्सेज लगा दूं या मशीनरी लगा दूं या इस तरह की कोई चीज। और दूसरा ये है कि मैं यार ये भी तो कर सकता हूँ कि बजाय इसके कि 5 दिन वेट करूं, मैं इस एक्टिविटी को पैरेलल में शुरू कर दूं, इस एक्टिविटी को यहाँ की बजाय पैरेलल में ले आऊं, यानी कि लीड अप्लाई कर दूं, इसको जल्दी शुरू कर दूं। तो होगा ये कि मेरे अगर ये एक्टिविटी लेट भी होती है तो क्योंकि ये एक्टिविटी मैं जल्दी शुरू कर दूंगा तो मेरा ओवरऑल ड्यूरेशन 20 डेज ही रहेगी। तो ये दो मेन मेथड है, मैं दोनों के बारे में आगे थोड़ी देर में बात करता हूँ, बट ये है स्केड्यूल कंप्रेशन करने के दो मेजर तरीके। एक को हम फास्ट ट्रैकिंग कहते हैं और एक को हम क्रैशिंग कहते हैं। सिंपल टर्म्स में फास्ट ट्रैकिंग का मतलब ये है कि जो दो एक्टिविटीज पहले सीरीज में होनी चाह रही थी, एक के बाद दूसरी ने होना था, अब मैं किसी हद तक या पूरे का पूरा ये एक्टिविटीज पैरेलल में कर दूं। दैट मींस ये जो एक्टिविटी बी है, ये शायद मैं पूरी की पूरी इसके बिल्कुल राइट इन द बिगनिंग यहाँ पे डे 1 से ही बी भी पैरेलल में शुरू कर दूं या पार्शली पैरेलल कर दूं। पार्शली पैरेलल से क्या मुराद है कि डे 1 से तो शायद पॉसिबल ना हो, मैं इसको मे बी इस डेट से आगे शुरू कर दूं। तो अब अगर ये एक्टिविटी थोड़ी सी आगे भी जाती है बट स्टिल मेरी डेडलाइन जो ये वाली थी ना वो इंटैक्ट है, ठीक है, ये बेशक आगे चली यहाँ तक चली जाए तो मेरे पास फिर भी जो डेडलाइन है वो वहीं की वहीं रहेगी। तो ये है फास्ट ट्रैकिंग कि मैं एक्टिविटीज को जो पहले सीरीज में होनी थी उनको फुली और पार्शली पैरेलल में कर दूं। क्रैशिंग के अंदर क्या होता है, क्रैशिंग के अंदर मैं रिसोर्सेज के साथ खेलता हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दूं, एडवांस्ड रिसोर्सेज कर दूं, या जैसे मैंने कहा मशीनरी मैनुअल, इक्विपमेंट मैनुअल या सॉफ्टवेयर मैनुअल इस तरह कर दूं। अच्छा, सो ये फास्ट ट्रैकिंग का उन्होंने एग्जांपल दी भी है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग। अब आपके ख्याल में which activity would you fast track to shorten the project length in the following network diagram? आपके ख्याल में क्या कौन सी वाली एक्टिविटी जो है ना, ये मंथ्स लिखे हुए जो ऊपर लिखे हुए ना 4 मंथ्स 8 मंथ्स 5 मंथ्स है ना, टोटल ड्यूरेशन 33 मंथ्स है आपके ख्याल में। और ये जो डार्क बोल्ड लाइन है, ये जो डार्क बोल्ड लाइन नजर आ रही है, ये क्रिटिकल पाथ है, ये वाला। आपके ख्याल में कौन सी एक्टिविटी है जिनको मैं फास्ट ट्रैक कर सकता हूँ? व्हाट डू यू थिंक? या कन्वीनियंट होकर करना? जल्दी बोलिए, जल्दी, टाइम नहीं है। एनालिसिस करें, सोचें और बताएं। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं एक्टिविटी डी, ई, बी, इनमें से कुछ करने की जरूरत है या नहीं? इनमें तो वैसे ही फ्लोट है सर। इनमें वैसे ही फ्लोट है, इनको ये क्रिटिकल पाथ पे नहीं है, इनको जल्दी करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें फायदा होगा उन एक्टिविटीज को पैरेलल में करने से जिनके ऊपर फ्लोट है। तो मैं देखता हूँ ए के साथ पैरेलल, अब मैं कुछ मे बी एफ को कर दूं मे बी, लेकिन यू नो यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही है तो ये थोड़ा सा मेरे लिए चीजें कॉम्प्लिकेट कर देंगी, कर सकता हूँ लेकिन कॉम्प्लिकेट कर देगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एफ के साथ जी को करना चाहूँ तो अगेन जी इस पर भी डिपेंडेंट है, ये भी कॉम्प्लिकेट कर देंगे। मेरे लिए जो आसान होगा, अगर मैं आपको पर्सनल चॉइस बताऊं तो वो ये है कि यार एच और सी को कर दो पैरेलल में, या जी और एच को कर दो पैरेलल में। ठीक हो गया? एग्रीड? जितनी भी सिंगल लाइन है। हाँ सिंगल है ना, आसान है। दूसरे पे हो सकता है क्रिटिकल पाथ को मैं किसी भी दो एक्टिविटी करूं, लेकिन ये देखें अगर मैं लेट्स से इस एक्टिविटी को मैं मैक्सिमम कितना पीछे लेके आ सकता हूँ, ये 4 दिन है, ये 4 मंथ में ये एक्टिविटी खत्म होगी, तो मैं मैक्सिमम भी इसको पीछे ला के करूँ तो वो 4 तक ही रहेगा। मैं 2 महीने पीछे ला सकता हूँ ना मैक्सिमम, करेक्ट? लाइक ये 6 मंथ का है, 0 मंथ पे शुरू हुआ, मैं कहूँ कि यार एफ को मैं 4th मंथ पे स्टार्ट करूँ क्योंकि एफ इस पे भी डिपेंडेंट है और इस पे भी डिपेंडेंट है, मैं मैक्सिमम भी 2 महीने पीछे आ सकता। तो मेरे लिए ये लिमिटेशन है। और फिर व्हाट इफ ये भी लेट हो गई तो मैंने बिला वजह अपना क्रिटिकल पाथ चेंज कर लेना, मुझे लगता है कि शायद मेरा क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा। सो ये वाले थोड़े फ्लेक्सिबल है, इसमें क्या है, यही 3 एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? सो दिस इज एन इजियर ऑप्शन।
So अगर मैं कहूँ assuming the dependencies are discretionary, activity H could be fast tracked by making it occur at the same way activity G. H और G को कर दूं या मैं C और H को कर दूं. ओके, उसके बाद सॉरी अगला है मेरे पास क्रैशिंग. क्रैशिंग के अंदर व्हाट वी डू, हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं या रिसोर्सेज को एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा मैं ट्रेनीज को हटा के इंटर्नीज को हटा के वहाँ पे मैं एक्सपीरियंस स्टाफ को लगा दूं. मैं मैनुअल की जगह वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज कर लूँ, मशीनरी यूज कर लूँ, इक्विपमेंट यूज कर लूँ, इस तरह की चीजें. सो क्रैशिंग ऑलवेज. अच्छा सॉरी, हाँ मेरा वो कुछ बातें रह गई थी फास्ट ट्रैकिंग के ऊपर. फास्ट ट्रैकिंग जब आप दो काम सुकून से आपने करना था, पैरेलल में होना था, और सॉरी सीरीज में होना था, अब आप उसको पैरेलल में कर रहे हो. जब आप पैरेलल में करोगे ना तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन वर्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक बात. दूसरी बात ये कि इसके अंदर एक रिस्क ऐड हो जाता है. वो रिस्क होता है रीवर्क का. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं एक बुक लिख रहा हूँ और उस बुक में मैं जिशान को कहता हूँ कि जिशान आपने ना काइंडली जब मैं बुक के पूरी लिख लूंगा तो आपने इस बुक की एडिटिंग करनी है. अब इस पे मुझे लेट हो रहा है. अब मैं जिशान को कहता हूँ यार जिशान काइंडली ना जब मैं एक चैप्टर लिख लूंगा ना तो आपने उस चैप्टर की साथ साथ एडिटिंग शुरू कर देनी है, पैरेलल में काम शुरू कर लेते हैं हम. अच्छा, और जैसे मैं दूसरे चैप्टर पे जाऊंगा तो आप दूसरे की एडिटिंग करना, जब मैं तीसरा लिख लूंगा तो तीसरे की करना, एंड सो ऑन. तो अब इस केस में लेट्स से तीसरे चैप्टर पे आके मुझे याद आता है कि यार ओहो पहले चैप्टर में मेरा जो फ्लो बन रहा है, पहले चैप्टर में ये बात ऐड करने वाली है, तो मैं वापस जाके जैसे ही ऐड करूंगा आपके एडिटिंग का काम फिर वापस हो जाएगा. ये रीवर्क आपको चाहिए होगा. इसी को अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि मैंने प्लस्तर करना है, प्लस्तर करने के बाद पेंट करना है एंड सो ऑन. आप जब पैरेलल में काम कर रहे होगे और टुक टक चल रही होगी तो हो सकता है मुझे प्लस्तर फिर उखाड़ना पड़े, तो जब फिर वो नीचे फर्श गंदा हो जाए, फिर जो है मुझे उसके ऊपर पेंट करना पड़े एंड सो ऑन. फिर कोई दाग लग जाए, वो मेरा पेंट वर्क हुआ हुआ था उस पर दाग लग जाए. तो पैरेलल काम जब भी होगा तो आप एक तो आपको बड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है आपस में चीजों को. यार अभी खुश्क हो गया प्लस्तर, अब आप पेंट की सिर्फ पहली दो दीवारें करना, बाकी दो अभी होनी है एंड सो ऑन. तो कोऑर्डिनेशन वर्क या कम्युनिकेशन वर्क वो बढ़ जाता है. और दूसरा ये कि इट रिजल्ट्स इन रीवर्क और इसकी वजह से रिस्क जो है वो आपका वो ज्यादा हो जाता है. ठीक हो गया जी? एनी क्वेश्चंस? ओके जी. अच्छा, अब एक तो ये है और दूसरा ये है कि अच्छा दूसरा मेरे पास है क्रैशिंग का. और क्रैशिंग के अंदर भी ऑब्वियसली उसके भी कुछ पॉजिटिव है नेगेटिव है. एक क्लियर कट नेगेटिव क्या है भाई, इसकी वजह से ज्यादा तराश ये है कि मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी. ज़ाहिर है मैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या ज्यादा क्वालिफाइड या वो कर रहा हूँ, और इसके अंदर भी जो है रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है. और वो रिस्क इसलिए इंक्रीज हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज लाऊंगा, दरमियान में मैं लोगों को स्विच करूंगा, और देयर इज अ चांस कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सॉरी उसके अंदर रीवर्क का काम आ जाए. अच्छा, एक बात और, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे टाइम वर्सेस कॉस्ट का अगर कंपैरिजन हो, एक एक्टिविटी है और मैं ये कहता हूँ कि यार टाइम इसका ज्यादा लग रहा है और मुझे कंप्रेस करना है, और कंप्रेस करने के लिए मैं क्रैशिंग यूज करता हूँ, तो मुझे कंफर्म है कि कॉस्ट ऊपर जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम. तो अब मेरे पास एक ट्रेड ऑफ है, या मैं टाइम बचा लूँ तो या पैसा बचा लूँ. ठीक है, ऑब्वियसली ये इसके लिए मुझे वो जो ऑब्जेक्टिव की प्रायोरिटी पता होगी कि कॉस्ट बचाना इंपॉर्टेंट है या टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंगली. अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास क्रैशिंग. अगर आपके पास प्रोजेक्ट के ऊपर नेगेटिव फ्लोट है, मीनिंग जो आपकी यानी कि एंड डेट है वो डिजायर्ड डेट सॉरी जो एक्चुअल डेट है उससे आप पीछे पीछे चल रहे हो, would you first choice sorry would your first choice will be to tell the customer the date cannot be met and to ask for more time? What do you think? क्या चॉइस होनी चाहिए आपकी? नहीं, सबसे पहले मैनेज करना सर को नहीं चाहिए. बताएंगे सर. पहले एनालिसिस करेंगे कि कर क्या सकते हैं ना, ये तो हमने बचपन से पढ़ लिया था टीएमपी कोर्सेज. नो, द फर्स्ट चॉइस वुड बी एनालाइज व्हाट कुड बी डन अबाउट द नेगेटिव फ्लोट बाय कंप्रेसिंग द स्केड्यूल. बॉस के पास भी नहीं जाना और खुद भी नहीं. अच्छा, नाउ इन क्रैशिंग और फास्ट ट्रैकिंग इट इज बेस्ट टू सी ऑल पोटेंशियल चॉइसेस एंड देन सेलेक्ट द ऑप्शन और ऑप्शंस
that have the least negative impact on the project. जैसे मैंने कहा कि यार फास्ट ट्रैकिंग करता हूँ तो भी रिस्क चांस रीवर्क के बढ़ जाते हैं, और मैं दूसरा करता हूँ क्रैशिंग करता हूँ तो उससे क्या है मेरे पास कॉस्ट भी लाजमी बढ़ेगी। सो मैंने सारे इफेक्ट देखने और वो देखूंगा कि यार सबसे कम इफेक्ट किस पे आ रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर मैं वो वाला मेथड यूज करूंगा। एग्जाम के अंदर आपने हमेशा ये देखना है कि आप यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस। और ओहो क्या कर रहे हैं भाई जिशान, आप मोबाइल के ऊपर खेल रहे हैं। अब इसको कैसे डिलीट करेंगे आप? थैंक यू। अच्छा ना, अगर क्रैशिंग और फास्ट ट्रैकिंग ऑप्शन के अंदर आपके पास सॉरी आप वो चॉइस जो है ना, सॉरी फास्ट ट्रैकिंग और क्रैशिंग के अंदर आपको ये चॉइस दी जाए कि दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, एग्जाम का सिनेरियो है, तो आपने ये देखना है कि भाई बेस्ट आपके लिए वो होगा जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे कम हो, सबसे कम नेगेटिव इम्पैक्ट हो, वो हम ऑप्शन यूज करेंगे। सो दिस अप्रोच कैन हेल्प यू इन क्वेश्चन दैट सीम्स हैव टू राइट आंसर। आपको लगेगा यार ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन मैं देखूंगा कि यार दोनों में से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट किसका है, उसको मैं छोड़ दूंगा और कम नेगेटिव इफेक्ट वाले को चूज कर लूंगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। बाकी एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में आई ऑलरेडी कवर्ड, और बाकी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। सो 10 के करीब क्वेश्चन जो है ना वो अनरियलिस्टिक स्केड्यूल के बारे में होंगे, और आपने ये याद रखना है कि अनरियलिस्टिक स्केड्यूल आपने मैनेज करना है। सॉरी मैं इस पे आता हूँ दोबारा इस एक्सरसाइज पे। सो ये आपने माइंड में रखना है कि आपका काम है कंप्रेशन यूज करना। एक प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो 33 मंथ्स अभी हमने देखा था, ठीक है। However, now you have been given a constraint of 30 months कि 33 की जगह 30 मंथ्स में आपने ये प्रोजेक्ट करना है। आपने एक नेटवर्क डायग्राम ये जो आपके सामने है इसको देखते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है ऑप्शंस के आप किस कौन कौन सी ऑप्शंस यूज करके 33 को 30 मंथ्स में ला सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा अगेन दिस इज अ डिटेल्ड एक्सरसाइज, मतलब लंबा चौड़ा, मतलब इसमें आप मैं इसकी डिटेल्स आपको लिख के दे सकता हूँ, बट हमने इसको कुछ अजम्पशंस की बेस पे सामने रखेंगे और हम सोचते हैं कि यार क्या कुछ हम कर सकते हैं। आपके ख्याल में क्या कुछ हो सकता है? इसके लिए ना एक फॉर्मेट यहाँ पे, सॉरी अभी आपको दिखाया गया था, आप वो फॉर्मेट देखें और उस फॉर्मेट को सामने रखते हुए एक टेबल अपने पास बनाएं। बाद में जरूर बनाइएगा खुद भी, ये बुक के अंदर से ये एक्सरसाइज ली हुई है तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, सॉरी देखिएगा कि आपने कैसे अपने तौर पर करना है। मैं आपको एक दफा उसका ब्रीफ फॉर्मेट बता देता हूँ, बारी बारी जरा ऑप्शन देखते हैं। सॉरी, पहली ऑप्शन ये है कि मैं री एस्टिमेट कर लूं। री एस्टिमेट का क्या मतलब है? कल अगर आपको रिस्क वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो जो मैंने आपको कल डिटेल बताई थी उसको अगर आपने देखा हो, तो रिस्क को अगर मैं किसी तरह मैनेज कर लूं, रिस्क का मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी है, और ये मैंने कल बड़ी डिटेल में बताया था। अगर मैं कहता हूँ मेरा प्रोजेक्ट 10 टू 18 डेज में हो सकता है, एक एक्टिविटी है 10 टू 18 डेज में कंप्लीट हो सकती है, या प्रोजेक्ट को कर लें 10 टू 18 मंथ्स में कंप्लीट हो सकता है। अब बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, बट इफ समहाउ मैं ये रिस्क रिड्यूस कर लूं, ये अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर लूं, मेरे पास आ जाए 14 टू 15 मंथ्स, यू सी ऑटोमेटिकली हो सकता है 15 मंथ्स मेरे गिवन डेडलाइन के अंदर हो। 18 मंथ्स तो नहीं है, 15 मंथ्स है। सो मेरे पास बेस्ट पहली ऑप्शन ये है कि यार मैं किसी तरह रिस्क खत्म करूं, और रिस्क खत्म करने के नतीजे में क्लैरिटी जो आएगी या हिडन रिस्क जो मैं एड्रेस कर लूंगा उसके नतीजे में मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट कहती है, और जो जनरली हम लोगों को कहा जाता है वो क्या कहता है, बजट हो या ये हो स्केड्यूल, हम कहते हैं कि इस तरह मैं कहता हूँ सर ओवरऑल जो है ना लेट्स से 100 डेज लगते हैं, तो मैनेजमेंट या बॉसेस हमें पता क्या कहते हैं, और भाई 100 डेज नहीं लगने, मुझे चाहिए 18 डेज, 80 डेज के अंदर अंदर, या 100 मिलियन नहीं लगने कॉस्ट के केस में, 80 मिलियन चाहिए, 20% कट लगा दो सारों पे, हर चीज पे 20% कट लगा दो। तो दिस इज ए लॉजिकल थिंग। आप 20% कट सब पे कैसे लगा सकते हैं? जब मैंने एस्टिमेट रियलिस्टिक दिया था और मैंने आपको कहा था कि यार इतना ही टाइम लगेगा, तो फिर मैं उसको 20% कम कैसे? इसका मतलब क्या है कि पहले मैंने झूठ बोला था आपसे, रियलिस्टिक एस्टिमेट नहीं था, मैंने पैडिंग की हुई थी? ऑब्वियसली नो। मैं दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी कुड हैव, और एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर इस तरह का ट्रिक आता है
कि मैनेजमेंट आपको ये कहती है कि आप 20% रिड्यूस कर लें और वी विल बी एबल टू, मतलब वो सिनेरियो एक्चुअल में ऐसा जनरेट करते हैं कि आपको ना वो अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाता है। मसलन आपका कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में उन्होंने ये कहा था कि आपका ये 180 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज थी कि अगर ये 180 डेज से लेट से लेट हुआ तो आपका जो ना आपको इतना इतना फाइन पड़ेगा। लेट्स से $100 जो है, हम आसान अल्फाज में रख रहे हैं, $100 आपको हम चार्ज पड़ेगा, वो फाइन करेंगे। अच्छा, और वो प्रोजेक्ट देयरफॉर मैनेजमेंट जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को बताती है और वो कहती है कि यार इस वक्त हमारा 240 डेज जो है ना या 200 डेज ड्यूरेशन लग रहा है, तो ये तो हमें फाइन हो जाएगा। तो आप यूं करें कि अपने प्रोजेक्ट के ऊपर 10% कट लगा दें, अपने हर एस्टीमेट के ऊपर 10% लगा दें, सो दैट हम इस फाइन को बचा सकें, वरना हमारा प्रोजेक्ट ओवर बजट हो जाएगा। वो आपको इस तरह ट्रैप करेगा कि यार ओवर बजट तो नहीं हो देना, सर ने बड़ा कहा था कि ओवर बजट हो गया तो ये गलत हो जाता है, ये वो। तो भाई ये फार्मूला ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। ओवर बजट तो नहीं होना देना चाहिए, या स्केड्यूल ऑब्वियसली लेट नहीं होना चाहिए, बट दिस इज द रॉन्ग मेथड। ये आपने ज़हन में रखना है। पहला बेस्ट मे बी मेरा ख्याल में बेस्ट, या चलो यहाँ आगे डिस्कस कर लेते हैं बाकी ऑप्शन जो फिर देखें कि बेस्ट कौन सा। अच्छा, अब वो जो हमने कहा था कि एच और जी को या एच और सी को पैरेलल में कर लें, यानी कि फास्ट ट्रैकिंग हम कर लें, ठीक है जी। उसके बाद हम कहते हैं ऐड रिसोर्सेज फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन, या बाहर से एक्टिविटी जी के ऊपर एडिशनल रिसोर्सेज लगा दें, जिसको हमने कंप्रेशन और जो क्रैशिंग अभी थोड़ी देर में पहले पढ़ा था वो कर लें। उसके बाद कट एक्टिविटी एच को उड़ा दें कि हमने करनी नहीं है, ये स्कोप है, हम स्कोप को उड़ा दें। ऑब्वियसली मतलब हम कैसे उड़ा सकता, ऑब्वियसली ये को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। हाउएवर ये ऑप्शन आपने लाजमी कंसीडर करनी है। समटाइम्स ऐसा होता है, अभी आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम्स के अंदर ऐसा होता है, बड़ी दफा होता है कि हम जो है ना एग्जाम से एक हफ्ता पहले सोचते हैं कि इंशाल्लाह मैंने 10 के 10 चैप्टर करने हैं, और आखिर में जब आपका टाइम लेट हो रहा होता है तो आप कहते हैं यार आखिरी 3 चैप्टर छोड़ दो, ठीक है। और इसी तरह ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सेंटोरस के ऊपर आपने एक पूरा टावर उड़ा दिया, आपने कहा नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। तो बाज दफा आप स्कोप को अपने रिड्यूस कर देते हो, और स्कोप रिड्यूस करने की भी एक ऑप्शन है, बट ऑब्वियसली कस्टमर है तो कस्टमर आपको कहेगा कि भाई मैं अलाउ नहीं करता, फिर हम कहते हैं कि सर लेट फिर कर लें, किसी एक तरफ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एनीवेज, अच्छा, हायर कंसल्टेंट्स टू असिस्ट ऑन एक्टिविटी जी एच एंड सी इसके ऊपर मैं यानी कि चीजों को रिसोर्सेज एडिशनल एक्सपर्ट्स को बुला लो, और वो कंसल्टेंट होंगे, वो एक्सपर्ट होंगे, वो इन तीन को कंप्रेस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देन मैं ये क्या कहता हूँ कि मूव मोर एक्सपीरियंस पीपल टू एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ, अगेन इन्हीं पे, और ये भी वही कंप्रेशन है। और ये मेथड भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कट टाइम का मतलब है मैं क्वालिटी जो है ना उसको किसी तरह कट कर लूँ। दैट मीन्स कि यार ये जो इतनी डिटेल आपने लगाई हुई है कि पहले एक बंदा लाता है, आप उस चीज़ को टेस्ट करते हो, उसके बाद आप इसको फिनिशिंग से पहले टेस्ट करते हो, फिर आप ये देखते हो, ये सब खत्म करो बस। और उसने आपको कहा कि फलां मशीन ही है, इतने दिन क्योर होना लाजमी है एंड सो ऑन, तो इसको कट कर दो। नहीं भाई, ठीक है, क्वालिटी किसी सूरत में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस पे जाके मुझे मसला आएगा। यहाँ से तो मैं बड़ा जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगा टाइम पे, लेकिन आखिर पे कस्टमर ने फटा डाल देना है और आपकी एक्सेप्टेंस रुक जाएगी। और वो जो आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना बचाया है, फिर आप जब वापस पलट के रिवर्क करोगे, क्वालिटी इंप्रूव करोगे, तो उस पर आपको फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी लगेगी। सो लोअरिंग क्वालिटी इज जनरली इज अ बैड थिंग। अच्छा, या फिर आप कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, दैट मीन्स अपने ग्राउंड को पकड़ लें और खड़े रहें इसी तो ना, ये उस वक्त तक ये ऑप्शन नहीं बेहतर जब तक कि आपने बाकी सारी चीजें ट्राई ना कर ली हो। जब आप बाकी सारी चीजें ट्राई कर लें तो फिर आप कहें कि भाई मैंने अपनी सारी मैनेजमेंट कर ली है, ये है सर आपके सामने, ये नेटवर्क डायग्राम है, ये ऑप्शन कंसीडर की, इसमें ये मसला है, ये ऑप्शन कंसीडर की, ये मसला है, इस एक्टिविटी को लाता हूँ तो ये हो जाता है, इसको ये कहता हूँ। अब आप बता दें अगर आपको कुछ नजर आता है, कैसे मैं 3 हफ्ते कम 3 महीने कम कर दूं? अगर आपको नजर आता है तो आप बता दें, मैंने आपको सारी ऑप्शंस बता दी। सो अगर जब आप सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लें तो उसके बाद आपने इस पे आना है, पहले ही जाके जो है ना सर नहीं फाड़ देना अपने स्पॉन्सर का। उसके बाद ओवर टाइम है।
ओवर टाइम के अंदर हम कहते हैं कि यार हम एक्स्ट्रा काम एक्स्ट्रा डेज लगा लेंगे, लेकिन अगेन ओवर टाइम के अंदर एक प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ये याद रखिएगा। वो इसलिए कि जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज काम कर रही होती है ना, वो ऑलरेडी अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रही होती है। अब उसी 100% कैपेसिटी के अंदर से आपको प्रोजेक्ट के ऊपर रिसोर्सेज दी गई हैं, और अगर आपने लेट्स से उन्होंने प्लान ये किया हो कि उन्होंने 30% काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या डिपार्टमेंट का करना है और 70% काम आपको देखना है, दिस इज द मैक्सिमम दे कैन डू। अब अगर आप उनसे एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, वो एक्स्ट्रा टाइम आइदर वो आपका काम खराब करेगा, या वो समहाउ अपने डिपार्टमेंट का काम खराब करेगा, या फिर उसका लो मोरल वाला जो फैक्टर है वो आ जाएगा, बिकॉज वो टायरिंग हो जाएगा, वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से चीज बढ़ जाएगी, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देगा एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट, रिसर्च शोज कि ओवर टाइम के नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है पॉजिटिव के निस्बत। सो ओवर टाइम इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक, वो जो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन थी वो कौन सी होगी आपके ख्याल में, और फिर हम कंक्लूड करते हैं इसको यहीं पे। जी, रिस्क को अवॉइड करना। रिस्क को किसी तरह कम कर लेना इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ना मुझे उसमें वो फास्ट ट्रैकिंग करनी पड़ी है ना कंप्रेशन। मैं सम हाउ देखूं कि यार मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन से रिस्क है। एक्चुअल में मैंने जो एस्टिमेट किया हुआ है वो एस्टिमेट ज्यादा इसलिए है कि मैंने उसके अंदर कॉन्टीजेंसीज ऐड की हुई है। अगर मैं किसी तरह रिस्क को अवॉइड कर दूं तो वो कॉन्टीजेंसी फ्री हो जाएंगी। वो जो मैंने एक हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना 2 महीने एक्स्ट्रा रखा हुआ है वो रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही रिलीज होगा मेरा टोटल स्केड्यूल कम हो जाएगा। ठीक है जी। सो ओवर टाइम इज नॉट अ गुड ऑप्शन ऑब्वियसली। इज देयर अनदर ऑप्शन? यस, मैंने कहा बाय एडिंग रिसोर्सेज अगेन, लेकिन उससे कॉस्ट बढ़ जाती है, किसी से कुछ हो जाता है। सो हमारे लिए जो बेस्ट है, द बेस्ट चॉइस इज टू लुक एट रिस्क एंड देन रीएस्टिमेट। रिस्क को देखते हुए, उनको एड्रेस करते हुए, हमें कहूँगा यार अब जरा दोबारा चेक करो ना, वो जो एक्स्ट्रा जितने भी थे, और ये जनरली हम लोग कर रहे होते हैं, मतलब आप लोगों ने अगर ट्रिप्स वगैरह प्लान किए होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके ना कुछ बजट्स वगैरह होते हैं और आप चल रहे होते हो बजट्स पे। 7 दिन का ट्रिप है, 1 2 खाने, 3 खाने, तीसरे चौथे दिन आपको लग रहा होता है कि यार ओवर शूट कर गए। अब आप कहते हो अच्छा यार, आपके जो चीदा चीदा लोग होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, वो इकट्ठे बैठते हैं, आप कहते हो यार ओके ये काम ऊपर जा रहा है, तो बाकी जितने काम है जरा एक दफा देखो। पहले तो हमें अंदाजा नहीं था खाने पे कितने लगे, अब तो क्लियर कट अंदाजा हो गया ना, अब जरा टोटल करो। तो हम उन अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करके फिर देखते हैं, फिर कहते हैं हाँ यार ठीक है, खैर है, गिवन बजट में आ जाएंगे। ठीक हो गया। सो वी एड्रेसेस द रिस्क, और फिर हम जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा जी, अगर ये काफी नहीं है तो फिर वो जो स्केजुअल कंप्रेशन की आपने 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं, आप वो वाला यूज कर लो। अच्छा, और वगैरह वगैरह वगैरह, बस ठीक है, दैट्स इट। अब आपने वो एक्सरसाइजेज जरूर करनी है, और हम कल इसी पॉइंट से इंशाल्लाह आगे करेंगे, और कल हमारा स्केजुअल वाला नॉलेज एरिया खत्म हो जाएगा। सो सी यू टुमारो, और कोशिश ये कीजिएगा कि कल वाला लेक्चर अगर आपका मिस हुआ है स्केजुलिंग के पर्सपेक्टिव में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, ओके देन जी, और अल्लाह हाफिज। अल्लाह Thank you, हाफिज। sir. अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।